सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि अपनी 3 मरकज़ी कहानियों पर आएँ, मुख्तसर सा फतवा कोरोना वायरस की नज़र, क्योंकि ज़ाहिर है आज टॉक ऑफ द टाउन जो है वो कोरोना वायरस ही है। कोरोना का भूत सर चढ़कर नाच रहा है, अवाम में खौफ व हरास फैल चुका है। वो हो चुका है जो करना मकसूद था। फाइनली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, करम है पाक परवरदिगार आलम का, 7वीं एटमी क़ुव्वत गंदम और चीनी के बहरान के बाद अब सर्जिकल मास्क की किल्लत का भी शिकार हुई। शायद किसी को याद हो कि मेरे मसीहा ने कहा था कि जब तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, सुकून से चैन से नहीं बैठूंगा। ताहम अब मसीहा मुकम्मल तौर पे चैन से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है ऐवान वज़ीर आज़म का दरवाज़ा बंद करके ऊपर से चटखनी चढ़ा लिए ताकि किसी की आवाज़ भी अंदर दखल ना दे पाए। लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत इस बार भी कहीं दिखाई नहीं देती। पूछना यह था कि हुकूमत आखिरी मर्तबा कब कहां दिखाई दी है। ब्रेकिंग न्यूज़ के मतवाले मीडिया ने और उधम मचा रखी है। हर 2 मिनट पे एक ब्रेकिंग न्यूज़। एक आदमी को कोरोना वायरस हो गया, एक आदमी के पड़ोसी को कोरोना वायरस हो गया, एक आदमी की फुप्पी को कोरोना वायरस हो गया, एक आदमी को मशकूक समझा गया, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। और सबसे बढ़कर के वो हर 2 पैसे का वो आदमी जिसकी अपने घर में कोई वक़्त नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल बना हुआ है सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है प्याज से कोरोना वायरस का इलाज कीजिए, कोई कह रहा है जूते से इलाज कीजिए, कोई कह रहा है चप्पल से कीजिए। इतने दानिश्वर इस कौम ने पैदा किए हैं और सब जक मार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। एटम बम बना के हम अमेरिका से और अपने इधर उधर की रियासतों से खौफजदा हैं। यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इतना अजीमुशान कारनामा है जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हालत यहां तक हुई कि एक अच्छा काम बहर के वज़ीर आला सिंध ने किया। मैंने जैसे ही ये देखा वैसे ही मैंने इसका लूप भी बनवाया, खबर भी निकलवाई, इसलिए कि मैं वज़ीर आला सिंध की हुकूमत, वज़ीर आला सिंध के मिनिस्टर्स, उनको ख़ास तौर पर नाम ले लेकर के उनकी कारकर्दगी पर तनकीद करता हूं। तो जब आज एक अच्छी बात उन्होंने की है तो मैं नाम लेकर उनकी सताइश भी करता चलूं, ताकि ये बात क्लियर रहे कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अफवाहों का बाजार गर्म देखकर वज़ीर आला ने डॉक्टर फैसल को, जो आगा खान अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं, माहिर हैं, मौलिज हैं, ज़ाहिर है, उनको बिठाकर वज़ीर आला हाउस में इन अफवाहों की तरदीद के लिए एक वज़ाती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसके बाद कुछ रिलीफ मेरा ख्याल है ज़रूर अवाम में आया होगा। 2-3 नुकात मैं भी बताता चलूँ उन माहिर मौलिजों की से अख़ज़ करदा जो मेरी आज पूरे दिन में जिनसे गुफ्तगू रही है। बहुत हड़बौंग है, बहुत मामलात हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बताता चलूँ। एक, कोरोना वायरस ईरान से ऑलरेडी कमज़ोर होकर के आया है। उसको पता था कि वो किस मुल्क में जा रहा है, उसको पता था कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद नहीं आजमाएगा। हम पहले ही जिन हुकूमतों से, जिन मसीहाओं से नबर्द आजमाए, अब हमारी सकत इतनी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने हम पे ऑलरेडी रहम किया, कोरोना को कमज़ोर करके ही भेजा है। एक बात। दूसरी बात, कोरोना से अमवात की तादाद जो बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही थी 2% से भी कम है। अब जाहिर है जिसकी आई होगी वो तो कोई बचा नहीं सकता ना। तीसरी इंतहाई अहम बात जो पूरे दिन 24 या 48 घंटे गुजरने के बाद मैंने कहीं नहीं सुनी, जो बताना मकसूद है, वो ये कि गर्म ममालिक में 30 डिग्री से ज़ायद टेम्परेचर पर कोरोना वैसे ही मर जाता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ एक तो 30 डिग्री, ऊपर से बसों का धुआं, ऊपर से धक्के, प्लस हुकूमत की बेहिसी। ये तो 30 क्या 60 डिग्री तक जब चले जाते हैं हम लोग, तो कोरोना हमारा क्या कर लेगा? हमारी हुकूमतें कम है हमें मारने के लिए, कोरोना कैसे मार लेगा? तो इसलिए जस्ट चिल, टेंशन नॉट। 5 रुपए का मास्क मैं लाना भूल गया, निकाल के रखा था मैंने। आज जाती तौर पर 5 रुपए वाला मास्क, सर्जिकल मास्क 50 रुपए का खरीदा। 50 रुपए का वो मास्क खरीदा। जो डब्बा 150 में मिलता था आज 2500 रुपए में बिकते देखा। और जब आखिरी इत्तला आई तो वो मास्क 3500 रुपए में नहीं मिल रहा। मेरे मसीहा ने एक डायलॉग मारा था कि नहीं छड्डांगा, मार दियांगा। पूछना यह था कि हुजूर ज़रा आइए, कराची के दौरे पे अगर तशरीफ़ लाएं तो मैं अपनी गाड़ी में, जो कि मेरी मिल्कियत हरगिज़ नहीं है, मैं आपको उसी गाड़ी में ज़ाती फ्यूल जला करके लेके चलता हूँ,
देखते हैं आप क्या बिगाड़ लेते हैं जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों का। सिंध सरकार ने पुलिस और रेंजर्स की मदद तलब कर ली है ताकि उन जगहों पर, हर उस जगह पर रेड किया जाए जहां पर मुनाफाखोरी का यह कारोबार हो रहा है। गोया अब पुलिस और रेंजर्स सरकार की इस तरह से मदद करेंगी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मुनाफाखोरों की पांचों उंगलियां घी में हैं, और कल सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब जुम्मे की नमाज होगी तो तमाम अहले मोहल्ला के साथ हम जाएंगे, खुशबू लगा के, इतर लगा के, और काफिरों के लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह उनकी मां मर जाए, या अल्लाह उनकी टांग टूट जाए, या अल्लाह उनको गारत कर दे। और यकीन जानना, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह मियाँ से तुम्हारी मेरी रिश्तेदारी नहीं है। एक ऐसी कौम के जो मुनाफाखोरी में मुब्तला है, एक ऐसी कौम जो मासूम बच्चों के साथ जो कुछ कर रही है उसका बयान मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक ऐसी कौम जिस पर बेहिस, कौम पर बेहिस हुक्मरां मुसल्लत किए जाएं, उनको इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से उनका हशर होना है। इंतजार करो, इंतजार करो मजीद तबर्रे का, मजीद जूते का। मेरा ख्याल है कि इस मामले को फाइनल उसकी तरफ ले जाते हैं। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, कोरोना से मुतासरा शख्स कराची एयरपोर्ट से कैसे क्लियर हुआ। इंतहाई फजूल खबर, इंतहाई फजूल काम झक मार रहे हैं। सिविल एविएशन के जराये का बताना है कि तहकीकात में वफाकी वजारत सेहत, सिविल एविएशन और सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं। ये सिक्योरिटी इदारे, ये वजारत सेहत, ये सिविल एविएशन, ये उस वक्त क्या पापड़ बेल रहे थे जिस वक्त यहां से MQM के टेररिस्ट और यहां से पार्सल हो गए। इमरान फारूक जैसा आदमी यहां से निकल करके गया है भाई, बगैर नजराना दिए गया होगा, फी सबीलिल्लाह उसको किसी ने यहां से भिजवा दिया। रावणमार भी यहीं से जा रहा था, मेरा ख्याल है दाम सही नहीं लगाए थे इसलिए बच गया। कोरोना से मुतासरा याहिया 20 फरवरी को ईरान से आया, एयरपोर्ट पर मुआयना नहीं हुआ। वो दूसरा लड़का भी जो आया था उसका भी मुआयना नहीं हुआ, उसने वॉलंटरीली जाकर के अपनी गिरफ्तारी इन्वर्टेड कॉमास में दी, तब जाकर के उसका इलाज मुआवजा शुरू हुआ। और हम यहां बैठे झक मार रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। अच्छा पकड़ लो फिर इंडिया को। हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम टीकों की रसिया है। हुजूर मेरा ख्याल है आप मीडिया से वाकई, इमरान खान की बात आपने सही समझ ली है, आप मीडिया से ज़्यादा ही दूर हो गए। आपने हुरों वाले टीके का मेरा ख्याल है जिक्र सुना नहीं मौसूफ। सोशल मीडिया पर तनकीद के डोंगरे बरसाते हुए मौसूफ फरमाते हैं कि सोशल मीडिया की 80% खबरें झूठ होती हैं। हुजूर ज़रा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड की खबर लीजिए, 80% खबरों में से मेरा ख्याल है कम से कम 60-65% तो आप ही के गले में है। मजीद फरमाया करते हैं कि बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे कामयाबी हासिल की, और तहरीक इंसाफ ने कैसे कामयाबी हासिल की। आलमगीर जैसा आदमी, दोबारा कहता हूं ताकि उसके सारे चाची मामों को बुरा लगे, आलमगीर खान महसूद जैसा आदमी जो MNA के ADC, MNA का PA या मेरा PA बनने का मुस्तहक नहीं हो सकता। मेरा PA भी कोई हल्का आदमी नहीं है हुजूर। आलमगीर जैसा आदमी जो मेरा एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं बन सकता, उसको MNA बना करके भेजा गया है, और इल्जाम लगाते हैं लोगों पे कि लोगों ने वोट दिए। बिलावल साहब नैब पर चढ़ दौड़े हैं, कह रहे हैं कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ मुतहर्रिक है। यूरोपियन यूनियन भी अब नैब के सियासी इंतकाम से आगाह। फरमा रहे हैं कि हुकूमती अफराद पर हाथ हल्का रखा जाता है। चेयरमैन नैब को यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट का नोटिस लेकर वजाहत पेश करनी चाहिए। चेयरमैन नैब ने बिलावल साहब की बात का फौरन नोटिस लेते हुए 2 करप्शन रेफरेंसेस, 5 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। गोया अब वो नैब हुक्काम जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद थोड़ा सा फ्री हुए थे, अब उनको एक मरतबा फिर मसरूफ कर दिया गया है कि जैसे इस मरतबा कुछ हासिल हो ही जाएगा। MQM के मफरूर आदिल सिद्दीकी भी खुश नसीबों में शामिल है जिन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस चलाए जाने वाला है। एक अकेले आदिल सिद्दीकी, मतलब लिस्ट तो लंबी थी मेरा ख्याल है, लेकिन चलो कुरैफाल अगर इनके नाम रखा जाता है तो। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल अडियाला जेल से रिहा हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इत्तला दी है कि इलेक्शन चोरों को घर भेजेंगे। हुजूर बिल्कुल ठीक है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ज़रा पहले कायदीन को तो हुकूमत अपना मुल्क में वापस बुला लीजिए, बात की बाद में देखी जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब से सवाल किया है, सवाल बड़े काम का है। अभी तक मैंने किसी के मुंह से इस कदर खुली बात नहीं सुनी थी, इसलिए फ़ौरन अपने प्रोग्राम में शामिल कर ली। फरमा रहे हैं कि तहकीकात के लिए नैब को 17 अरब रुपए का करतारपुर नजर नहीं आता। गोया गद्दारी का मुकदमा आपका मुकद्दर है हुजूर। ये क्या आपने नो एंट्री में एंट्री मारी है?
आपने सिख भाइयों से पंगा लिया है। हमारी हुकूमत सिख भाइयों के लिए तो बड़ा मतलब कुशादा दिल रखती है। हम हिंदुस्तान के साथ अपने मरासिम बड़े अच्छे रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने उनसे मामलात को दिखा करके कि देखो हम अपनी यहाँ की अक़लियतों से कितना माशाल्लाह उनसे हुस्न ज़न रखते हैं, उनसे अच्छा सलूक करते हैं। हम वहाँ उन्हीं को जो है ना उनके दरमियान में फसाद का बीज बोना चाहते हैं। देखो कितनी स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं हम। आपने बिलावजह हुकूमत से पंगा ले लिया। मेरा ख्याल है इस तरफ भी इदारे अब तवज्जो दे ही डालें। अपने मेहमानों को तारुफ कराऊँ, मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरम करीम ख्वाजा साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और राना अरशद साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकारी मेहमान का रुख करेंगे। जनाब अकरम द ग्रेट चीमा साहब हुजूर वाला। सर वो क्या दरवाज़ों पे वेटिंग वगैरह करवा ली है? मतलब मसीहा ने खुल नहीं रहा, अंदर से लॉक कर लिया, कि चक्कर क्या है? वो तो कह रहे थे नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तो खुलेआम लूटमार हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन देखें, ये जितना भी सिस्टम है, ये जो मास्क की कीमतों में इजाफा है, इसके लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटी, मास्क की नहीं, गंदम और चीनी के बाद मास्क की, ऐसी बात है। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जितनी भी हैं, ये सारी की सारी या तो सूबाई गवर्नमेंट के नीचे काम करती हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के नीचे काम करती हैं। इसमें डायरेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका रोल इंतहाई महदूद है और अहकामात की हद तक है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह सूबा पंजाब के अंदर एक्टिव हुई। आटे की प्राइस इस वक्त सूबा पंजाब के अंदर, चीनी की प्राइस इस वक्त सूबा पंजाब के अंदर, सूबा KPK के अंदर कंट्रोल के अंदर है, और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के ऊपर इस वक्त वहाँ के बाज़ार जो हैं, आटे की फराहमी वहाँ पर वाफर हो रही है, चीनी की फराहमी वाफर हो रही है। नॉर्मल से पहले जिसने एबनॉर्मलिटी दिखाई, जिन लोगों ने लूट मार की, जिन लोगों ने चोरी चमारी की, उनके बारे में कोई इत्तला अगर आप दें तो अच्छा लगेगा। देखें, वो अभी तक तहकीकाती रिपोर्ट जो है FIA की, वो मंजर आम पे नहीं आई, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, आपको मेरे बारे में मालूम है, मैं उसके ऊपर खुल के इज़हार ख्याल करूँगा। और मेरा ख्याल है कि हमें 1 हफ़्ते का मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए उस रिपोर्ट का, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके चैनल पर बैठ के बात करेंगे। दुरुस्त है सर, आपके वादे को हमने दिल पे लिख लिया, नक्श कर लिया। करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला। सर, कोरोना वायरस से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की तैयारियों का भी जिक्र कर लें, क्योंकि सिंध हुकूमत के ऐब तो मैं आए दिन गिनवाता रहता हूँ। बिलावल साहब ने कहा है, और बिल्कुल ठीक कहा है, कि सिंध वो पहला सूबा है जिसने बाकायदा एक आइसोलेशन वार्ड जो है वो बना दिया है। एक अस्पताल भी वज़ीर आला साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, कोरोना वायरस मुतासरीन के लिए, खुदा न खास्ता अगर वो सामने आते हैं तो डेडिकेट करने का ऐलान फरमा दिया है। हुजूर वाला सर, सिंध इस मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ले गया, मामलात अंडर कंट्रोल भी हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बात की जाए विफाक की, चलिए सर्जिकल मास्क ये वो तो खैर एक बहाना ही था, मैं उसकी तरफ मैं खुदा न खास्ता ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म आके सर्जिकल मास्क को सस्ता करवाएं। मेरे कहने का मकसद तो पहले गंदम बहरान भी था, चीनी बहरान भी था, सर्जिकल मास्क तो इसको आप ऐसे ही एक इखलाकन शामिल समझिए। क्या फरमाएंगे हुजूर वाला? थैंक यू वेरी मच। ये हमें कल रात को पता चला, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कल रात से ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्कूलों की छुट्टी कर दी। उसके बाद जो है आज सुबह ब्रीफिंग जो है डॉक्टरों ने वज़ीर आला और सारी कैबिनेट को दी। उसके बाद जो अभी 1500 जने जो ईरान से आए हैं, और उनकी लिस्ट हमने कलेक्ट करके आज सुबह ही दोपहर तक की डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए कि उन जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं उनके जो है ब्लड टेस्ट होने चाहिए। और जो ब्लड टेस्ट के लिए जो है लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और डो यूनिवर्सिटी और आगा खान और दीगर जो हैं, वहाँ हम फ्री में जो भी लोग ज़ायरीन आए उनका फ्री में होगा, तो पता चले कि उसमें है या नहीं है। तो जंगी बुनियाद पर और अवेयरनेस मुहिम भी हम शुरू कर रहे हैं, डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की और दीगर नर्सेस की, उनकी जो है छुट्टियां, और सारे हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया गया है। अब जहाँ तक क्वारंटाइन भी तैयार है हॉस्पिटल्स में, वो वफाक के हवाले है, पर ये मसला वफाक या सूबों का नहीं है, सारे पाकिस्तान का है। और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान को मिलकर इस वॉर में जो कोरोना के ख़िलाफ़ है लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह
सबका खैर होगा। अभी ये इतला है, इस वक्त हमें इतला मिली है कि जो बच्चा जो 22 साल का था वो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है जी। तो हो सकता है कि 1-2 दिनों में वो घर चला जाए। तो ये भी एक अच्छी खबर है और खुदा करे जो पिम्स में है वो भी सेहतयाब हो जाए, क्योंकि किसी की भी खुदा खैर करे, कुछ अमवात किसी अच्छा, आपस की बात है, खुदा ही सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं राना अरशद साहब के पास जाने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। राना अरशद साहब, सर शहबाज शरीफ साहब ने कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी हिकमत अमली बनाने का मुतालबा करते हुए चीन से पेशेवराना रहनुमाई लेने का मुतालबा कर दिया। पेशेवराना रहनुमाई लें हम चीन से, और उसके बाद जब हमारे मसीहा ठीक हो जाएं तो हम उनको लें बरतानिया से। हुजूर, लोकली कुछ दस्तयाब नहीं है हमारे यहाँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम व फरासत और आपके तजर्बे की बिना पर आपका जो इंट्रो था मैं उस पर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इशू ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस जो है ये डेंगू और पोलियो से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सीरियस बीमारी का नाम है। और क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये मर्ज़ बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पर उभरा, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ काफ़ी अमवात हो गई, 2,500 के करीब अमवात हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और मैं समझता हूँ कि रात को हमारे मिनिस्टर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने डायग्नोज 2 केसेस का जिक्र किया, कराची और इस्लामाबाद। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में अदरीस नामी 22 साला नौजवान जो सिद्धूपुरा फैसलाबाद है, वहाँ पर चंद दिन पहले चाइना से आया था और उसको अलाइड हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर तो डेंगू के 50,000 से ज़ायद मरीज़ हमारे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में थे, वो भी परेशानी की हालत में रहे। फिर पोलियो जैसा जो मर्ज़ है उसके जो इंचार्ज स्पेशल असिस्टेंट टू PM बाबर साहब थे वो भी रिज़ाइन कर गए। ये इशू साथ साथ चलते हैं, दवाएं भी करनी चाहिए, लेकिन हमें इस पर हिफाजती तदाबीरों के लिए स्टेप्स भी लेने चाहिए, आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी मेडिसिन और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर स्पेशल जो बेड्स हैं उनकी भी एलोकेशन की जाए, लेकिन लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ये ना कहा जाए कि हम कंट्रोल कर लेंगे। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ये कौमी इशू है। हम बिल्कुल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम बिल्कुल जब पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी तो जब खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का इशू हुआ था तो हमने डॉक्टर भेजे थे। हम सब का ये मुल्क है, हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन हमें आपस में मिलकर इन जो ऐसे मर्ज हैं उनका मुकाबला करना है। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, सामना है ब्रेक का, जैसे मराज शाह ने एफर्ट किए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी स्टेप्स लेने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें राना अरशद साहब, मैं आपकी इजाजत से अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। अकरम चीमा साहब, आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम टीकों की रसिया है। यहाँ तो मसीहा भी टीकों की रसिया थे, बहुत सारे और लोग टीकों की रसिया हैं। सर ये मुझे बताइए, वो हूरों वाले टीके भी तो ईजाद करने वाली कोई शख्सियत थी ही कि जिसे लगा करके फिर हूरें नजर आया करती थी। सर ये मुझे बताइए, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा क्यों? नहीं, देखें, ये आप कॉन्टेस्ट से हट के बात उनकी समझे हैं प्रेसिडेंट साहब की। बेसिकली जो हमारा देहाती कल्चर है अंदरूनी सिंध का या पंजाब का, वहाँ पर जो भी मरीज़ जिसको भी कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होता डॉक्टर के पास जाने के बाद के जब तक उसको इंजेक्शन ना लगे। अगर उसको अगर कुछ भी नहीं है और कुछ छोटा मोटा हल्का खांसी नज़ला ज़ुकाम है, उसको अगर डॉक्टर उसको कैप्सूल या गोलियां दे के रवाना करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा नहीं मुखे बाबा टीको हैं। थोड़ा सा आपसे आपकी ठीक है ना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। नवाज शरीफ की इक़्तिदार के आखिरी दिनों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल PTI वाला बयान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और गलत नहीं मैं भी कह रहा। हुजूर आपको याद है नवाज शरीफ की इक़्तिदार के आखिरी दिनों में क्या हो रहा था? एक आदमी तंदूर पर रोटी लेने गया,
ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं हवाई फायर नहीं करता, शहरियार आफरीदी नहीं हूँ मैं। एक आदमी तंदूर पे रोटी लेने के लिए गया, जब रोटी उसको लाइन में लग कर लेनी पड़ी और गर्मी भी ज़्यादा थी, लाइन में बड़ा काफ़ी सारा धक्कम पेल चल रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने कहा गो नवाज गो, और उसके बाद धड़न तख्ता हो गया। यहाँ डॉक्टर के पास गए, अगर उससे शिफा नहीं मिल रही तो गो नवाज गो, मतलब हुजूरे वाला, ये तो वही सारी बातें हैं ना। आप समझ रहे हैं या मैं समझाऊं? नहीं आई, नहीं मेरी समझ में नहीं आई आपकी बात। आप जरा यही तो बात है, आई लव इट। बात मुझे अपनी ये बात इतनी पसंद है कि मेरी बातें लोगों के सर पे चली जाती हैं। जी सर। देखिए थोड़ा सा तवक्कुफ है, मैं आता हूं आपकी तरफ। करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये नैब के खिलाफ जो ताज़ा तरीन FIR कटवाई है मेरे मसीहा बिलावल साहब ने, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का गर्दन फौरन नाप दी जाती है और हुकूमती लोगों पर हल्का हाथ रखा जाता है। सर ये तो खबर भी पुरानी हो गई, अब तो नैब भी इसका बुरा नहीं मानती। क्यों दोबारा वही बेवक्त की रागनी छेड़ दी है मेरे सरकार ने, और उसका जो है फ़ायदा उठाकर चेयरमैन नैब ने 5 इन्वेस्टिगेशंस, 5 इंक्वायरियों और 2 करप्शन रेफरेंसेस की जो मंजूरी दे दी गई है, तो उनके चक्कर में बिलावजह कुछ और मासूम इन्वर्टेड कॉमास में रगड़े जाएंगे। मतलब ये कि बिलावल साहब ने तो ये फरमाया है, आज अगर एक टीवी चैनल पर ये सेम बातें जो बिलावल साहब ने की है, वो शायद खाकान अब्बासी साहब भी फरमा रहे थे, और जो है इंटरनेशनली जो है मुख्तलिफ जगहों से भी इस तरह की बातें आ रही हैं जो बिलावल साहब ने फरमाया है। तो नैब तो मतलब है यहाँ तो सज़ा दे, यहाँ तो प्रूफ करे, यहाँ खामखा लोगों को तंग कर रहा है। हम ये करप्शन की फेवर तो की बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर इंसाफ मिलना चाहिए ना। अगर वो खाकान अब्बासी साहब भी तो मेरे ख्याल से 70 दिन के बाद रिहा, वो ज़मानत पर आए हैं, ज़ीरो। जरदारी साहब 120 दिन अंदर थे, ज़ीरो। फलाना गया वो 140 दिन अंदर था, ज़ीरो। तो मतलब है कि लोगों के टाइम भी जा रहे हैं, रिज़ल्ट भी नहीं जा रहे हैं, और कौमी ख़जाने पर ये नैब खर्च भी कर रही है। अब वही जो शहजाद अकबर साहब हैं, वो फ़ायज़ ईसा का भी तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को मुलविस कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं गवर्नमेंट की? ये इसका तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनके हेड्स बयान देंगे जो बिलावल साहब ने फरमाया है। तो ये तो इस हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी नाअहली जिस तरह कर रहे हैं। आज वैसे मुल्तान में बड़े नारे लगे, चीनी चोर और आटा चोर, एक PTI के बहुत बड़े जो है ATM मशीन लीडर जो थे उसके ख़िलाफ़, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो अब ये लोग खुद तो पता नहीं चोरियाँ भी करते हैं, अरबपति भी बन जाते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। राना अरशद साहब, सर ब्रेक की कॉल मुझे दे दी गई है, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा, स्ट्रेट अवे आपकी जानिब आऊँगा। नैब के बारे में कुछ मज़ीद आपसे आगाही हासिल करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब हुजूर वाला, चेयरमैन नैब का नया फरमान, 2 करप्शन रेफरेंसेस, 5 इन्वेस्टिगेशंस, 5 इंक्वायरियाँ मंजूर। MQM के मफरूर आदिल सिद्दीकी भी उन खुशनसीबों में शामिल जिनके खिलाफ इंक्वायरी की हसरत या इन्वेस्टिगेशन की हसरत या रेफरेंस की हसरत पूरी की जाएगी। सर लेकिन इससे कुछ होगा, कोई हासिल हुसूल इससे है? पहले जिन लोगों के साथ हुआ, अभी जैसे करीम ख्वाजा साहब ने फरमाया, पहले भी तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी, कख नहीं हुआ। नूरुल आरिफीन साहब, मैं इंतहाई अदब एहतराम से अर्ज़ करूँगा, करशीद शाह साहब को पकड़ा गया तो फरमान जारी हुआ, पता चला कि 500 अरब की करप्शन पकड़ी गई। 500 अरब से होते हुए अब मेरा ख्याल है शायद 1 अरब की भी नहीं, और उनके 18 फैमिली मेम्बर्स, उनके बेटियां बेटे, उनके अजीज़ो अकारब, भांजे भतीजों को भी मुलव्वस कर दिया गया है। अगर एक शख्स ख़ानदान में सियासत करता है तो उसके दूर के रिश्तेदारों का भी कोई कसूर है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पकड़ा गया, 18 जुलाई को पकड़ा गया, भी 7 माह उनको रखा। कितनी करप्शन पकड़ी गई, कितने उनसे सवालात किए गए। अगर वो पहले वज़ीर आज़म थे तो आज के वज़ीर आज़म के लिए ये एक सवालिया निशान है
कि बतौर प्राइम मिनिस्टर कितनी डेली वो फाइलों को अप्रूव करते हैं और उसका फिर रिजल्ट क्या होगा। फिर मैं अर्ज करूंगा, ख्वाजा साद रफीक 15 माह से गिरफ्तार है। भाई कितनी करप्शन पकड़ी, कहाँ पे है वो करप्शन, किसके जरिए हुई, किक बैक्स कहाँ से आए। फिर हमजा शबाशी गिरफ्तार हैं, वही 2003-4 के केसेस जो थे वही रिपीट किए जा रहे हैं। खुद चेयरमैन नैब ने फरमाया था कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं। फिर उन्होंने एंकर जवेद इकबाल साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हुकूमती मेंबरान को पकड़ा जाएगा तो हुकूमत कमज़ोर पड़ जाएगी। भाई PRT किसी को नज़र नहीं आता, जो 25 अरब से शुरू हुआ था तो 90 अरब क्रॉस कर चुका है, जो अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था। ज़िमनी सवाल है, शाहिद खाकान अब्बासी ने करतारपुर पर आज तक 17 अरब रुपए के हवाले से इन्वेस्टिगेशन का जो मुतालबा दागा है, आप इससे अग्री करते हैं? मैं समझता हूं कि हकूमती अखराजात, हुकूमत का जो FBR या आवाम के टैक्सेस का पैसा है वो 1 रुपया भी हो तो बिल्कुल उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये सवाल में बड़ा वजन है, तो चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब आज ही तहकीकात की डायरेक्शन जारी करते, लेकिन यहाँ तो होना तो बहुत कुछ चाहिए। तो फिर बड़ा तवील मौजू है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी इजाजत से अकरम चीमा साहब के पास जाने की जाते हैं, रस्म पूरी कर लूं हुजूर वाला, आपकी इजाजत से। और आटा राना अर्शद साहब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। खान साहब ने क्लीन चिट दे दी है दोस्तों। ग्रेट अरशद साहब, हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। अकरम चीमा साहब हुजूर वाला, एक बहुत पुरानी खबर मेरे सामने, नए कालिब में, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में नहीं, माहिरीन माशियात का ये कहना है। डॉक्टर कैसर बंगाली फरमाते हैं हुकूमत की ये पॉलिसी जारी रही तो आइंदा भी आलमी मालियाती इदारों के पास जाना पड़ेगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं, जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ही नहीं थे वो जिन्होंने, सॉरी गवर्नर स्टेट बैंक जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो इस हद तक कमज़ोर हैं कि बड़े मामलात हैं, और ये वो मैंने अपने प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया है, अखबारात में चारों तरफ ये खबरें शाया हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ेशन तो है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बाकर रज़ा साहब ने अभी 3-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि 20 अरब रुपए की एक्सपोर्ट से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देखें, इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए बाकायदा एक काम हुआ है जिसमें आप ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट हैं वो अपना टेक्सटाइल यूनिट्स के थ्रू होती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जिन इलाकों में हमारी काटन की पैदावार होती थी उन इलाकों के अंदर शुगर मिल्स कायम की गई, और वो सारी की सारी जो हुक्मरान तबका है उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, ख्वाह वो आप PMLN से कह लें, ख्वाह पीपल्स पार्टी से कह लें, या चंद लोग हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी हैं। देखें, जिस वक्त आप अपनी जो बैकबोन है उसके ऊपर ज़र्ब लगाएंगे तो उसका नतीजा तो यही निकलना था जो अभी मौजूदा तौर पे निकला है। इस वक्त हम 9000 बेल्स कॉटन की इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अगर इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं तो ये हमें तादाद तकरीबन 15 लाख बेल तक ले जानी पड़ेगी। सर, आपको सिर्फ ये याद दिलाता चलूं कि मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एक तवील अरसे, 1.5 साल से ज़ायद अरसे आवाम से यही कहते रहे कि घबराना नहीं, और उसके बाद खुद एक दिन इतना घबराए कि नून लीग के जो है वो हुमायूं, क्या नाम था उनका, अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादे जो हैं, जो सियासत में नहीं है मौसूफ, एक तो हैं सियासत में, एक हैं ज़रा दूसरी तरफ, उनको बुला करके और उन्होंने उससे मईशत की ब्रीफिंग ली, तो उन पर ये हकीकत मुनकशिफ हुई कि जितने आदाद व शुमार हुकूमती अमायदीन की जानिब से और इन लोगों की जानिब से पेश किए जाते रहे हैं वो सब इधर उधर हैं, वो सब हवाई फायर है। दर हकीकत मईशत मुस्तहकम नहीं हो रही, मईशत का जहाज़ डूब ही रहा है। मैंने इस पर बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था, इस पर दीगर चैनल्स में भी प्रोग्राम हुए हैं। इसका मतलब है कि एक इम्कानी बात के ऊपर वज़ीर आज़म हमें एक तवील अरसे तसल्लियाँ देते रहे कि मईशत मुस्तहकम है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स थी। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और मुख्तलिफ जो हमारी कमेटीज़ हैं उनकी मीटिंग्स में भी शिरकत करता हूँ, ऐवान में भी बैठता हूँ और वुज़रा के पास भी जाता हूँ।
हमारी मईशत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बेहतर सिमत मुकर्रर कर दी है और इंशाअल्लाह ताला जिसके नताइज आपको आने वाले सालों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तो हमारी मईशत का कोई रुख ही नहीं था। इससे पहले तो हमारी मईशत का भाई कोई रुख ही नहीं था। सिर्फ कर्जे ले आओ, मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा दो। 1.5 साल में नौबत ये आ गई है कि व्हील चेयर पे आ गए, उसके थोड़े अरसे के बाद स्ट्रेचर, उसके थोड़े अरसे के बाद ये रहा कब्रिस्तान। चल मेरा भाई, थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरे साथ चूंकि करीम ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं। करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, शहरियार आफरीदी साहब का फरमाना है कि जल्द ही सिंध भी पीटीआई का होगा, यानी आज हम जितना रो रहे हैं उससे 2-3 जो है वो मरतबा ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा रोएंगे। आज हर 96,000 नफूस पर जो एक एम्बुलेंस है, इसका मतलब है कि अब 1,96,000 अफराद पर हमें एक ही एम्बुलेंस रह जाएगी। आज जो मामलात सिंध में है, इसका मतलब है कि खराबी मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि पीटीआई के हाथ में आने वाला, और वो भी बताने वाला कौन है? शहरियार आफरीदी। बताइए सर। शहरियार आफरीदी की जो स्टेटमेंट्स हैं उसे आप इंजॉय करें, जिस तरह अपना शेख रशीद की स्टेटमेंट है और उनके जो लीडर हैं इमरान खान की, इसी तरह आप ये ट्रम्प की स्टेटमेंट जिसने कहा था कि वहाँ से अहमदाबाद से वो स्टेडियम तक 7 मिलियन मीन 70 लाख लोग उसका इस्तकबाल कर रहे थे। तो ये मोदी, ट्रम्प, ये अपना इमरान खान और ये उनके जो नीचे हैं शहरियार आफरीदी और ये अपना शेख रशीद, इनकी बातों से आप इंजॉय कर सकते हैं ना, क्योंकि अवाम में इतना टेंशन है तो इनके स्टेटमेंट पढ़ के एंजॉय करके। एक चीज में ऐड कर दूं, ज़िमनी बात है हालांकि, लेकिन बिलावल साहब ने भी एंटरटेन किया था। आप वो बयान गोल कर गए कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जनाब, अब वो उर्दू में वो सीख रहे हैं और अच्छी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो वक्त के साथ। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन इमरान खान ने जो कहा कि 12 मौसम होते हैं साल में, वो स्लिप ऑफ टंग आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आप उस पर मुसिर हैं कि ये एंटरटेन करने के लिए ही कहा गया है। नहीं, वो तो शौरी तौर पर वो तो कहते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छी उर्दू आती है और मैं इंग्लिश में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो खुद कहते हैं। हालांकि सारी ज़िंदगी वो बरतानिया में रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, क्रिकेट भी सारी दुनिया में खेले, मगर कहते हैं मैं उर्दू में बात करता हूँ। बिलावल साहब तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते हैं, पर इनकी स्टेटमेंट से आप इंजॉय करें क्योंकि हुकूमत कर रहे हैं। और ट्रम्प की सर, आपकी नसीहत को मैंने पल्ले से बांध लिया। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा अपने तमाम मौजूद मेहमानों से। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मराहिल शो के आन पहुँचे हैं। राना अरशद साहब, हुजूर वाला, वक्त की ज़रा किल्लत का शिकार हूँ, मुख्तसरन अगर आप मेरी रहनुमाई फरमाएं तो मैं अपनी तस्दीक करूँगा। सर, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जितने आशारिये, जितने आदाद व शुमार हमारे खान साहब पेश करते रहे, हमारे हुकूमती ज़ोमा और हमायदीन पेश करते रहे, हमें जो रोशन मनाजिल दिखाई जाती रहीं, और उसके बाद कहा जाता रहा कि पिछला वाला चोर था और उससे पिछला वाला डाकू था। एक ख़ास हद तक तो हमने भी सुना, लेकिन उसके बाद आज भी जब हम पूछते हैं कि कारकर्दगी क्या है, तो हमें आदाद व शुमार के गोरख धंधे में उलझा करके और लाल गुलाबी बातें हमारा मुकद्दर होती हैं। फ़ाइनल एक वर्डिक्ट नहीं आ रहा सामने कि कितना अरसा मज़ीद चाहिए हुकूमत को अपनी इस मईशत को बेहतर करने के लिए, अवामुन्नास को महंगाई से निकालने के लिए। फ़ाइनल वर्ड कोई नहीं दिया जा रहा। क्या बताएंगे सर आप? नूर आरफीन साहब, ख़ुद इमरान खान साहब ने 100 डेज़ की बात की, फिर 6 मंथ, 1 ईयर, और अब तो 1.5 साल गुजर गया। आप देखें कि IMF के पास खान साहब ने कहा नहीं जाएंगे, चले गए, और फिर उन्होंने कहा कि कर्जे नहीं लेने। 12,000 अरब के कर्जे ले चुके हैं, जो हमने 5 साल में लिए थे ये 1.5 साल में ले चुके हैं। और फिर आप ये देखें कि जो शरह सूद है वो कितनी है, 13.25, हमारे दौर में 5.75 थी। तो मैं समझता हूँ कि फिर ग्रोथ रेट हमारा 5.8 था,
इनका 2.8 तक जा चुका है। सोना जो जेवर मैं समझता हूं कि वो 96,000 फीट तोला और कढ़ाई डालने के बाद 101,05,000 का हो चुका है। जब चीनी महंगी हो जाएगी, गन्ना रुलता रहेगा, यूरिया की बोरी 1300 से 2100 की हो जाएगी, तो ये खान साहब का खुद सब कुछ किया धरा है। इनके ATM मशीनें दाएं बाएं हैं। कल इनके एडवोकेट जनरल जमाल सखेरा ने पंजाब से रिजाइन कर दिया। परसों इनके इफ्तिखार दुरानी साहब जो मीडिया के इंचार्ज थे, स्पेशल असिस्टेंट टू PM, वो रिजाइन कर गए। 4 दिन पहले मंसूर खान साहब रिजाइन कर गए। पोलियो के जो हेड थे वो रिजाइन करके अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उनको आटे और चीनी माफिया। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ, वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ की तरह करता हूं, बहुत कम वक्त है। राना अरशद साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ। अकरम चीमा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एक मरतबा फिर नो एंट्री में जाके खेलने की अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेरे मोहतरम फवाद ग्रेट चौधरी साहब ने बताया है कि रमज़ान का चांद जो है वो 24 अप्रैल को पूरे मुल्क में देखा जाएगा, 25 को हम लोग रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ ही साथ उन्होंने हस्बे तौफीक रुयत हिलाल कमेटी पर तबर्रा फरमाते हुए कहा है कि उन्होंने ज़िक़ाद और रजब दोनों माह की गलत तारीखें बताई थी। हुजूर इस एतबार से तो ये FIR आप लोगों के खिलाफ काफ़ी तवील है, क्योंकि जो आदाद व शुमार, जो हवाई फायरिंग, जितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग बताया करते थे कि 5 लाख, कितने लाख लोगों को रोज़गार देने की बातें करते थे, कितने लाख लोगों को आप लोग घर देने की बातें करते थे, आप कहते थे कि ठीक है 50 लाख करोड़। जी जी, और मतलब ये तो बड़ा लंबा काम कर दिया उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने। 1 करोड़ 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, ये इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि ये चांद देखना वाकई एक साइंसी अमल है, और उसको ये जिस तरीके से रुयत हिलाल कमेटी करती रही है, इससे पहले हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होता रहा है। हमेशा ईद के ऊपर 2-2 ईदें इस कंट्री के अंदर इस कौम में। चांद देखना एक साइंसी अमल है और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का हेड है कतई गैर साइंसी आदमी। मजाक करने आए आप? नहीं, देखे वो खैबर पख्तूनख्वा में एक वजीर तालीम, वजीर नहीं देखता, जो साइंसदान है, साइंटिस्ट जो है हमारे मुल्क के, वो उनको रिपोर्ट देते हैं और वो आगे उसको बयान करते हैं। इस तरह नहीं है कि फवाद चौधरी साहब ने अच्छा, एक डॉक्टर अगर 2 मिनट आपसे बतियाए अपनी टिपिकल लैंग्वेज में तो आप समझ पाते हैं? वो मैं तो नहीं समझ पाता। नहीं, मैं तो समझ जाता हूँ। कोई पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। देख लिए फिर मैं ऑन एयर फंसाऊंगा आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप फंसा लें मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने अभी फंसा दिया था आपको। जो बात सच है वो सच है। देखिए, ये साइंसी अमल है और साइंसदान जो प्रेडिक्शन करते हैं वो बाकायदा एक रोड मैप के तहत, एक तरीकाकार के तहत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आप देखेंगे कि ये जो 2 ईदों वाला कॉन्सेप्ट है इस मुल्क में खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगली दफ़ा चांद भी ठीक होगा, आप ये कह रहे हैं? यानी पिछली दफ़ा के चांद पे भी इल्ज़ाम लगा दें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के चांद पे, वो चांद भी घर से निकाला करते थे। गवर्नमेंट्स के ऊपर कतन तनकीद नहीं कर रहा मैं, इसमें सिर्फ रुयत हिलाल कमेटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था। पेशावर में अलहदा ईद होती थी, मुल्क के दूसरे हिस्सों में अलहदा ईद होती थी। आप रुयत हिलाल कमेटी के पीछे पड़े हुए, मुफ्ती मुनीब से कोई जाती परखाश हो तो मैं कह नहीं सकता, हालांकि लेवल कोई नहीं है मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी, लेकिन वो पोपलदई की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिनकी नस्वार लगा लगा करके आईसाइट इतनी तेज हो गई है कि वो बराह रास्त अर्श मोहल्ला माज़अल्लाह उनको नजर आ रहा होता है, वो यहाँ से डायरेक्ट मुकालमेबाजी चल रही होती है। मतलब उस आदमी को थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है ना, जिसको अपना पता नहीं है, वो मुफ्ती मुनीब के ऊपर बातें कर रहा है। मेरी दोनों से कोई रिश्तेदारी है, दोनों ही जिम्मेदार रहे हैं, दोनों ही जिम्मेदार हैं, 2 ईदें करवाने के जिम्मेदार दोनों ही रहे। तो मैं इसमें खाली रुयत हिलाल कमेटी को नहीं कह रहा, मैं तो 2 ईदों की बातें कर रहा हूँ। 2 ईदें जो होती हैं हमेशा 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ की वजह से होती हैं। हुज़ूर पता है सच्ची मुच्ची की ईद कब आएगी? जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। कब मिलेगा ये तो बता दें मुख्तसर। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में और हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। और आपको पता है मैं कितना अपने आप को गैर महफूज समझ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आपने मुझे डरा दिया। पाकिस्तान एक मजबूत हाथ में, आप बातों को मजबूत हाथों में आने के बाद 70 साल का बिगाड़ आप 1.5 साल में नहीं ठीक कर सकते। 70 साल का बिगाड़ आप 1.5 साल में नहीं ठीक कर सकते। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। करीम ख्वाजा, राना अरशद साहब और अकरम द ग्रेट चीमा साहब, मैं आप तमाम मौजूद मेहमानों को एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।